नमस्कार बच्चों, मैं विनोद सर आपके सामने आज कोशिका का अगला लेक्चर लेके आया हूँ। कल के लेक्चर में हमने कोशिका सिद्धांत की बच्चों बात कर ली थी। आज आगे की ओर बढ़ते हैं और अगला जो हमारा टॉपिक है उस टॉपिक का नाम है बच्चों कोशिका का आकार। ये जो टॉपिक है इसमें हमें कोशिका के कुछ मान याद रखने कि किसका आकार कितना होता है। ये कोई कंसेप्ट वाला टॉपिक नहीं है, इसमें आपको प्रत्येक का मान केवल याद रखना है। सबसे पहले बच्चों में बात करता हूँ वायरस की। वायरस का बताया गया है 0.02 से 0.2 माइक्रोमीटर। ये सारे के सारे मान बच्चों किसमें है? माइक्रोमीटर में। दूसरा माइकोप्लाज्मा, माइकोप्लाज्मा का बताया गया है बच्चों 0.3 माइक्रोमीटर। अगला जीवाणु, जीवाणु का बताया गया है बच्चों 3 से 5 माइक्रोमीटर। इसके बाद आरबीसी, आरबीसी का बताया गया है बच्चों 7 माइक्रोमीटर। सबसे बड़ी कोशिका, सबसे बड़ी कोशिका बताई गई है बच्चों शुतुरमुर्ग का अंडा। सबसे बड़ी कोशिका कौन है? शुतुरमुर्ग का अंडा। और सबसे लंबी कोशिका जो बताई गई है वो है तंत्रिका कोशिका। और इसमें भी बच्चों जिराफ की सबसे लंबी होती है, उसका 1 मीटर होता है। और हमारी मानव की अगर हम बात करें तो उसकी लंबाई होती है 90 सेंटीमीटर के समथिंग। क्लियर है? ये कुछ मान ऐसे जो केवल आपको याद रखने, इनमें कोई कंसेप्ट किसी प्रकार का कोई लॉजिक ही नहीं होगा। वायरस 0.02 से 0.1 माइक्रोमीटर, माइकोप्लाज्मा 0.3 माइक्रोमीटर, जीवाणु 3 से 5 माइक्रोमीटर, आरबीसी 7 माइक्रोमीटर, सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग का अंडा और सबसे लंबी कोशिका तंत्रिका कोशिका। क्लियर है बच्चों? आगे अगले टॉपिक की ओर हम बढ़ते हैं और अगला हमारे पास जो टॉपिक है उसका नाम है कोशिका की आकृति। आकार कंप्लीट होने के बाद हम आकृति पर आते हैं। कोशिका किसी विशेष कार्यों को करने के लिए, कोई भी विशेष कार्य, आपको पता है कोशिकाएं कार्य करेगी और अलग अलग प्रकार के कार्य संपन्न करती है कोशिकाएं। तो कोशिका विशेष कार्य को करने के लिए विशेष आकृति में बदल जाती है। कोशिका विशेष कार्य करने के लिए विशेष आकृति में बदल जाती है। इसका मतलब कोशिका की आकृति अलग अलग होती है क्या? हाँ, यहाँ पर हम जानेंगे कि कोशिका ने कौन कौन सी आकृतियां धारण कर रखी है। सबसे फर्स्ट में बच्चों बता रखा है अपने पास, फर्स्ट नंबर वन में आपको एक कोशिका दे रखी है लाल रुधिर कोशिका। लाल रुधिर कोशिका हम जिसे बोलते हैं बच्चों आरबीसी, लाल रुधिर कोशिका, और इसे हम क्या बोलते हैं? आरबीसी। इसकी 2 आकृति आपको दे रखी है। एक तो दे रखी है गोल, ये देखो आप इधर, ये वाली ये गोल दे रखी है, और एक ये आकृति दे रखी है इस प्रकार की जिसे हम बोलते हैं बाइकॉनकेव अर्थात द्विअवतल या उभय अवतल। तो आरबीसी आपको एक कोशिका दे रखी है, उसकी 2 प्रकार की आकृतियां दे रखी है। अगर हम ऐसे देखते हैं तो हमें ये किस प्रकार की दिखाई देगी? द्विअवतल। और अगर हम ऐसे देखते हैं तो हमें ये दिखाई देगी बच्चों किस प्रकार की? गोल। तो आरबीसी में 2 आकृतियां दे रखी है, गोल और द्विअवतल। कार्य विशेष करेगी आरबीसी, क्या कार्य करेगी मैं यहाँ लिख देता हूं और ये आपको लिखना भी है और ध्यान भी रखना है। सबसे पहले तो आरबीसी की आकृति आपको लिखनी है गोल व द्विअवतल, और कार्य याद रखना है बच्चों। कार्य क्या करेगी ये? तो कार्य ऑक्सीजन का परिवहन। कार्य क्या करेगी बच्चों? ये ऑक्सीजन का परिवहन करेगी, हमारे पूरे शरीर में ऑक्सीजन को ले जाएगी। कौन? आरबीसी। तो पहला तो डायग्राम आपको ध्यान रखना है, दूसरा आरबीसी की आकृति आपको ध्यान रखनी है, और तीसरा आरबीसी का कार्य आपको ध्यान रखना है। क्लियर है पहला पॉइंट? अगला आपके सामने बच्चों जो चित्र है वो दे रखा है श्वेत रुधिर कणिकाओं का या श्वेत रुधिर कोशिकाओं का, जिसे हम बोलते हैं डब्ल्यूबीसी। क्या बोलते हैं बच्चों? डब्ल्यूबीसी। डब्ल्यूबीसी की आकृति जो दे रखी है वो अमीबा के समान दे रखी है, अमीबाकृति बता रखी है, अमीबा के समान बता रखी है। और डब्ल्यूबीसी का जो कार्य है वो कार्य मैं यहाँ पर लिख देता हूं, आप साथ के साथ लिख देना। डब्ल्यूबीसी का कार्य है भक्षण करने का, यह भक्षकाणु प्रकृति की होती है। कौन? डब्ल्यूबीसी।
क्लियर है बच्चों बात। तीसरे नंबर पर आपके सामने जो डायग्राम दे रखा है वो है स्तंभाकार उपकला, एपिथेलियम कोशिका, स्तंभाकार उपकला का दे रखा है। इसमें आपको आकृति दे रखी है लंबी व संकरी, ऐसे इस प्रकार से लंबी लंबी स्तंभ की तरह, और इस प्रकार से लंबी लंबी जिसमें केंद्रक नीचे की ओर है, और संकरी आप देखो लंबी है संकरी है, तो लंबी और कैसी दे रखी है संकरी। और ये क्या कार्य करती है बच्चों, ये कार्य करती है सुरक्षा का। किसका कार्य करती है, सुरक्षा का। मैं साथ के साथ आपको कार्य भी बता रहा हूं ताकि आप अपने नोट्स में इन्हें कंप्लीट रूप से लिख लें। 1 2 3 कंप्लीट हो गए। नंबर 4, डायग्राम को देखते ही आपको ध्यान आया होगा, ये डायग्राम किसका है बच्चों, तंत्रिका कोशिका का। किसका डायग्राम है ये, तंत्रिका कोशिका का। तंत्रिका कोशिका कैसी होती है, शाखित। ये देखो ये बहुत सारी शाखाएं निकल रही है, ये शाखित होती है बिल्कुल, और कैसी होती है, लंबी भी होती है। तो तंत्रिका कोशिका की आकृति कैसी होगी बच्चों, शाखित और लंबी। अगर इसके कार्य की हम बात करें तो क्या कार्य करेगी ये, तो कार्य बच्चों याद रखना, आवेग का संचरण, आवेग का क्या करेगी बच्चों, संचरण। अगली दे रखी है आपको वाहिनिका, जो संवहन बंडल में पाई जाती है वाहिनिका। इसकी देखो आकृति दे रखी है दीर्घीकृत। कैसी दे रखी है बच्चों, दीर्घीकृत। ये इस प्रकार से होती है, और इसमें बीच बीच में ऐसे छल्ले पाए जाते हैं। आप चाहो तो ये संरचना बना सकते हो। ये वाहिनिका की संरचना है और ये दीर्घीकृत होती है। और कार्य की मैं अगर बात करूं तो जल व खनिज लवणों का परिवहन करेगी, जल और खनिज लवणों को ले जाने का कार्य करेगी। तो कार्य भी बच्चों आपको याद रखना है इसका, यहां लिख देता हूं मैं इसका कार्य। क्या है कार्य, जल व खनिज, जल व खनिज का क्या करेगी बच्चों, ये परिवहन करेगी। साथ के साथ मैं आपको कार्य भी लिखाता हुआ जा रहा हूं ताकि आपको प्रत्येक टॉपिक पढ़ने में बहुत ज्यादा आसानी हो। और लास्ट बच्चों बता रखा है नंबर 6 पर, ये नंबर 4 वाहिनिका, नंबर 5 और नंबर 6 पर इस प्रकार की संरचना बता रखी है जो आपको गोल दिखाई दे रही होगी। ये इस प्रकार की संरचनाएं होती है। नोट्स में आप इस प्रकार की संरचनाओं को बना सकते हो। ये जो संरचना है ये बता रखी है बच्चों, मध्योतकी, पर्ण मध्योतकी, पत्तियों में पाई जाने वाली कोशिका मध्योतकी। और इसकी आकृति कैसी बता रखी है आपको, इसकी आकृति बता रखी है गोल। और काम क्या करेगी बच्चों, ये कार्य करेगी ये भोजन का संचय। क्या काम करेगी बच्चों, ये भोजन का संचय, ये भोजन का संचय करने का कार्य करती है। क्लियर है बात। तो हमने कोशिकाओं की अलग अलग आकृतियों की जानकारी ली, और हमारी एनसीईआरटी में कितनी अलग अलग प्रकार की कोशिका बता रखी है, 6। सबसे पहले बता रखी है बच्चों आरबीसी, जिसकी आकृति क्या है, गोल व द्विअवतल। क्या कार्य करेगी, ऑक्सीजन का परिवहन। दूसरी बता रखी है बच्चों डब्ल्यूबीसी, अमीबा की तरह इसकी आकृति बता रखी है और कार्य भक्षण करने का। तीसरी संरचना आप देखो स्तंभाकार उपकला, कैसी होती है, लंबी और संकरी। और कार्य क्या करेगी बच्चों, कार्य करेगी ये सुरक्षा का। अगली संरचना नंबर 4 पर बता रखी है तंत्रिका कोशिका। ये शाखित होती है, शाखाएं निकलती है और लंबी होती है। कार्य आवेग का संचरण। नंबर 5 पर बच्चों जो हमारे सामने डायग्राम बता रखा है ये वाहिनिका का है। इस प्रकार की संरचना होती है, ये दीर्घीकृत संरचना है और कार्य क्या करेगी, जल व खनिज का परिवहन। लास्ट में हमारे सामने जो संरचना बता रखी है ये पर्ण मध्योतक की कोशिका है, और ये कैसी होती है बच्चों, गोल होती है और कार्य क्या करेगी, भोजन का संचय। तो एनसीईआरटी में जो डायग्राम दे रखे हैं वो सारे के सारे डायग्राम आपके लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। मेडिकल की दृष्टि से जितने भी डायग्राम एनसीईआरटी में दे रखे हैं उनके चित्र भी आपको याद रखने। किस प्रकार की कोशिका है, आकृति कैसी है, कार्य कैसे करेगी, वो मैंने आपको कंप्लीट करवा दिया। क्लियर है बच्चों।
अगले टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। और जैसे मैंने आपको बताया था हम सिस्टेमेटिक तरीके से चलेंगे, एक के बाद एक टॉपिक की बात करेंगे। तो अगला हमारा जो टॉपिक है वो आता है बच्चों कोशिका के प्रकार। कौन सा टॉपिक आता है बच्चों अपने पास? कोशिका के प्रकार। और आपको मैंने पहले ही बता दिया केंद्रक के आधार पर बांट रहे अपन कोशिका को। किसके आधार पर? केंद्रक के आधार पर। तो याद रखना बच्चों, केंद्रक के आधार पर। और केंद्रक के आधार पर कोशिका दो प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है बच्चों? दो प्रकार की। एक तो प्रोकैरियोटिक कोशिका, एक प्रोकैरियोटिक कोशिका और दूसरी यूकैरियोटिक कोशिका। कोशिका कितने प्रकार की? दो प्रकार की। एक तो प्रोकैरियोटिक और दूसरी यूकैरियोटिक। अब हम इनके अंतर की बात कर लेते हैं। मैंने आपको पहले वीडियो में बताया था कि मैं प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में 15 अंतर आपको बताऊंगा बच्चों, और 15 अंतर आपको याद रखने हैं। पहला अंतर क्या है? आकार। प्रोकैरियोटिक का आकार कितना होता है बच्चों? 1 से 5 माइक्रोमीटर। प्रोकैरियोटिक का आकार कितना होता है? 1 से 5 माइक्रोमीटर। और अगर यूकैरियोटिक के आकार की बात करें तो वो कितना होता है बच्चों? 2 से लेकर 10 माइक्रोमीटर। 2 से लेकर 10 माइक्रोमीटर तक इनका आकार होता है। क्लियर है बात? दूसरे पॉइंट की अगर हम बात करें जगत, हमने प्रोकैरियोटिक में कितने जगत शामिल किए हैं? तो मैं आपको जब जीव जगत वाला चैप्टर पढ़ाऊंगा तो वहां पर हम सजीवों का वर्गीकरण करेंगे बच्चों। किसका वर्गीकरण करेंगे? सजीवों का वर्गीकरण। और हम बताएंगे वहां पर कि प्रकृति में जितने भी जीव पाए जाते हैं उन्हें 5 जगत में विभक्त किया जाता है। कितने जगत में बच्चों? 5। पहला जगत मोनेरा, दूसरा प्रोटिस्टा, तीसरा फंजाई, नंबर 4 प्लांटी और नंबर 5 एनिमेलिया जंतु। ये देखो पांचों की पांचों जगत। एक तो है मोनेरा, दूसरा है प्रोटिस्टा, तीसरा है फंजाई, नंबर 4 पादप और लास्ट में बच्चों क्या बता रखा है? जंतु। अब ये जो 5 जगत में हमने सभी सजीवों को बांटा है, इनमें किस प्रकार की कोशिका मिलती है? तो याद रखना है आपको कि केवल मोनेरा जगत में, कौन से जगत में बच्चों? मोनेरा में मिलती है प्रोकैरियोटिक कोशिका। बाकी जितने भी है कौन कौन बचा? प्रोटिस्टा, फंजाई, पादप और जंतु। इन चारों में आपको यूकैरियोटिक कोशिका देखने को मिलेगी। कौन सी कोशिका? यूकैरियोटिक कोशिका। अगले पॉइंट की बच्चों हम बात करते हैं कोशिका भित्ति। अगला हमारा पॉइंट कौन सा है? प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में जब अंतर कर रहे हैं तो नंबर 3 पर कोशिका भित्ति। और याद रखना प्रोकैरियोटिक में कोशिका भित्ति मिलती है, प्रोकैरियोटिक में कोशिका भित्ति मिलती है और यूकैरियोटिक में भी कोशिका भित्ति मिलती है। तो ये तो समानता हो गई। अंतर कहाँ हुआ? तो आपको याद रखना है कोशिका भित्ति अलग अलग संगठन से मिलकर बनी होती है। ये जब हम कोशिका में कोशिका भित्ति वाला टॉपिक पढ़ेंगे, मैं आपको फिर बताते जा रहा हूं कि प्रत्येक टॉपिक को भी हम विस्तार से पढ़ेंगे बच्चों। तो वहां जब हम कोशिका भित्ति पढ़ेंगे तो मैं आपको बताऊंगा कि प्रोकैरियोटिक की कोशिका भित्ति अलग संगठन की बनी होती है और यूकैरियोटिक की कोशिका भित्ति अलग संगठन की बनी होती है। क्लियर है बात? तो कोशिका भित्ति तो दोनों में मिलती है, परंतु इसमें अपवाद आप ध्यान रखना। माइकोप्लाज्मा जो कि प्रोकैरियोटिक कोशिका में आता है, उस माइकोप्लाज्मा में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती। तो अपवाद बच्चों ये क्या हो गया? अपवाद। और प्रोकैरियोटिक में कोशिका भित्ति मिलती है क्या? हाँ, पर एक अपवाद है। और वो अपवाद कौन है? माइकोप्लाज्मा। क्योंकि माइकोप्लाज्मा में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती। अगर हम बात करें यूकैरियोटिक की, कोशिका भित्ति मिलती है क्या? यस, परंतु इसमें भी अपवाद है बच्चों। और अपवाद कौन है? जंतु जगत।
जंतु जगत में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती। हम जंतु जगत में आते हैं, हमारे अंदर कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती। हालांकि ये जो प्रोटिस्टा का मेंबर है इसमें भी डाइनोफ्लैजिलेट और डाइटम को छोड़ दे तो आने वाले जो तीनों है प्रोटोजोआ, औपांक और यूग्लिनोइड, इनमें भी नहीं पाई जाती। परंतु जब कोशिका भित्ति वाला टॉपिक पढ़ेंगे तो वहां विस्तार से जानकारी लेंगे। अभी आपके दिमाग का दही ना हो जाए इसलिए पहले नॉर्मल चीजों को उठाते हुए चल रहे हैं, फिर विस्तार से जब कोशिका भित्ति को मैं आपको पढ़ाऊंगा पूरा एक वीडियो में कंप्लीट होगा। इतनी बड़ी कोशिका भित्ति हम पढ़ेंगे। तो आपको क्या याद रखना है, यूकेरियोटिक में कोशिका भित्ति मिलती है परंतु अपवाद कौन बच्चों, जंतु जगत। जंतु जगत में कोशिका भित्ति नहीं मिलती। अगले पॉइंट पे हम आते हैं, कोशिका झिल्ली प्रोटीन व लिपिड की बनी है। इधर भी आप देखो कोशिका झिल्ली प्रोटीन व लिपिड की बनी है। फिर अंतर क्या है साहब, यहां पर कोशिका झिल्ली में अंतर्वलन पाया जाता है और यहां पर देखो आप कोशिका झिल्ली में क्या नहीं मिल रहा आपको, अंतर्वलन। अब अंतर्वलन क्या होता है, कोशिका झिल्ली अंदर फोल्डिंग बना लेती है बच्चों और फोल्डिंग बना के एक नई संरचना का निर्माण करती है और इससे बोलते हैं अपन अंतर्वलन। क्या बोलते हैं, अंतर्वलन। जैसे कोशिका झिल्ली, इसमें क्या मिलेगा बच्चों, अंतर्वलन। किसमें, प्रोकैरियोटिक में। तो जब प्रोकैरियोटिक की आप कोशिका झिल्ली देखोगे तो अंदर की ओर इस प्रकार की संरचना का निर्माण कर लेगी। इस प्रकार की संरचना बच्चों ये बनाएगी, ये अंतर्वलन है कोशिका झिल्ली का। और जबकि यूकेरियोटिक में आप देखोगे तो कोशिका झिल्ली में किसी भी प्रकार का अंतर्वलन देखने को नहीं मिलेगा। अब ये अंतर्वलन होकर कौन सी नई संरचना बना रहा है, तो इसे बोलते हैं बच्चों मीजोसोम। क्या बोलते हैं इसे, मीजोसोम। और एक संरचना और इसी प्रकार की कोशिका झिल्ली बना लेती है अंदर की ओर, जिसे हम बोलते हैं क्रोमेटोफोर। क्या बोलते हैं बच्चों, क्रोमेटोफोर। तो याद रखना है प्रोकैरियोटिक में जो कोशिका झिल्ली होती है वो अंतर्वलन करती है क्या, हाँ, और दो नई संरचनाओं का निर्माण करती है। नंबर 1, एक तो बना लेती है मीजोसोम और एक नई संरचना बनाती है बच्चों जिसे हम बोलते हैं क्रोमेटोफोर। प्रोकैरियोटिक कोशिका में कोशिका झिल्ली दो प्रकार की संरचना बनाती है अंतर्वलित होकर। एक तो बनाती है बच्चों मीजोसोम, एक बनाती है क्रोमेटोफोर। जबकि यूकेरियोटिक कोशिका में अंतर्वलन नहीं पाया जाता। तो बच्चों अंतर हुआ या नहीं हुआ, अरे प्रोकैरियोटिक और यूकेरियोटिक में अंतर आया कि नहीं आया। चारों पॉइंट क्लियर है। पांचवें पॉइंट की हम बात करते हैं, जो प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं होती है बच्चों उसमें, किसमें, जो प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं होती है उसमें पेरिप्लाज्मिक अवकाश पाया जाता है, जबकि यूकेरियोटिक कोशिका में पेरिप्लाज्मिक अवकाश नहीं मिलता। फिर सवाल हमारे सामने आता है कि पेरिप्लाज्मिक अवकाश क्या होता है। तो बच्चों याद रखना, कोशिका भित्ति, किसकी बात कर रहा हूं मैं, कोशिका भित्ति, और इसके अंदर मिलेगी कोशिका झिल्ली। यूकेरियोटिक कोशिका में भी मिलती है कोशिका भित्ति और इसके अंदर क्या मिलती है, कोशिका झिल्ली। दोनों में है। प्रोकैरियोटिक में भी कोशिका भित्ति मिलेगी, यूकेरियोटिक में भी कोशिका भित्ति मिलेगी। प्रोकैरियोटिक में भी कोशिका झिल्ली मिलेगी, यूकेरियोटिक में भी कोशिका झिल्ली मिलेगी। परंतु प्रोकैरियोटिक में कोशिका भित्ति और कोशिका झिल्ली, दोबारा सुनना बच्चों, प्रोकैरियोटिक में कोशिका भित्ति और कोशिका झिल्ली के बीच में देखो आप, ये आपको खाली स्थान दिखाई दे रहा है जो मैंने लाल कलर से अंकित किया है, इसे बोलते हैं बच्चों खाली स्थान को पेरिप्लाज्मिक अवकाश। पेरिप्लाज्मिक अवकाश किसे,
कोशिका भित्ति और कोशिका झिल्ली के बीच में मिलने वाला जो अवकाश होता है, अवकाश का मतलब स्थान, उसे बोलते हैं पेरिप्लाज्मिक अवकाश। जबकि अगर आप यूकेरियोटिक कोशिका को पढ़ोगे तो वहां आपको कोशिका भित्ति और कोशिका झिल्ली इन दोनों के बीच में किसी भी प्रकार का अवकाश नहीं मिलेगा। तो जब किसी भी प्रकार का अवकाश नहीं मिलेगा तो हम बोल सकते हैं कि यूकेरियोटिक में पेरिप्लाज्मिक अवकाश, यूकेरियोटिक में बच्चों पेरिप्लाज्मिक अवकाश अनुपस्थित होता है। अच्छा, मैं आपको यहाँ ये भी बता देता हूँ, पेरिप्लाज्मिक अवकाश क्या काम करता है। प्रोकैरियोटिक कोशिका है, निम्न श्रेणी के जंतुओं में मिलेगी। प्रोकैरियोटिक कोशिका है, निम्न श्रेणी के जीवों में मिलेगी। तो इनमें पाचन का कार्य, इनमें पाचक एंजाइम इसी अवकाश में पाए जाते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट, लिख लेना साथ के साथ कि प्रोकैरियोटिक कोशिका में पाचक एंजाइम कहाँ मिलेंगे, पेरिप्लाज्मिक अवकाश। जबकि यूकेरियोटिक तो विकसित है, इसमें तो लाइसोसोम मिलेगा बकायदा, इसमें तो आपको ध्यान ही नहीं रखना। अभी आपको इसमें ध्यान रखना है कि पेरिप्लाज्मिक अवकाश मिलेगा और पेरिप्लाज्मिक अवकाश में ही पाचक एंजाइम मिलेंगे। क्लियर है बच्चों बात? आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर 6, झिल्ली युक्त संरचना अनुपस्थित। प्रोकैरियोटिक के अंदर बच्चों आपको झिल्ली युक्त संरचना देखने को नहीं मिलेगी, जबकि यूकेरियोटिक में झिल्ली युक्त संरचना उपस्थित। आप जब यूकेरियोटिक को देखोगे तो आपको उसमें झिल्ली युक्त संरचना मिलेगी। और मैंने फर्स्ट वीडियो में बताया था आपको, एकल झिल्ली वाले कोशिकांग, दोहरी झिल्ली वाले कोशिकांग, झिल्ली रहित कोशिकांग। अब आप बोल रहे हो सर आपने झिल्ली रहित भी तो लिखा है था। बिल्कुल, दोनों में अपवाद है, इधर भी अपवाद है और इधर भी अपवाद है। पर पहले मेन पॉइंट पर आते हैं बच्चों हम, झिल्ली युक्त संरचना प्राय अनुपस्थित। प्राय का मतलब नॉर्मल पूछा जाए प्रोकैरियोटिक में झिल्ली युक्त कोशिकांग मिलेंगे नहीं। पर अगर पूछ लिया जाए क्या सदैव प्रोकैरियोटिक में झिल्ली युक्त कोशिकांग नहीं मिलेंगे, नहीं, सदैव नहीं मिलेंगे। दो संरचना ऐसी होती है जिनमें झिल्ली युक्त कोशिकांग है, और दो संरचनाओं के मैं आपको नाम लिखा देता हूं, इस कारण यहाँ अपवाद लिखा है। पहला थाइलेकोइड, पहला बच्चों थाइलेकोइड, ये भी इसी में मिलता है प्रोकैरियोटिक में। यूकेरियोटिक में भी ये संरचना मिलती है और प्रोकैरियोटिक में थाइलेकोइड पाया जाता है। और दूसरा गैस रिक्तिका, ये दोनों ऐसी संरचना है जिनमें झिल्लियां मिलती है। बाकी झिल्ली वाली सारी संरचना है प्रोकैरियोटिक में एब्सेंट है, अनुपस्थित है, नहीं मिलेगी। और यूकेरियोटिक में झिल्ली युक्त संरचना मिलेगी, पर यहाँ पर भी दो अपवाद है। एक तो मैंने आपको बताया था बच्चों तारक केंद्र, और दूसरे नंबर पर मैंने आपको बताया था वहीं पर राइबोसोम। ये दोनों संरचनाएं ऐसी है जो झिल्ली से बनी हुई नहीं होती, जिनके बाहर झिल्ली नहीं मिलती। यूकेरियोटिक में दो अपवाद, प्रोकैरियोटिक में दो अपवाद। क्लियर है बात? अगले पॉइंट पर आते हैं, राइबोसोम। राइबोसोम प्रोकैरियोटिक में मिलेगा बच्चों, राइबोसोम यूकेरियोटिक में मिलेगा। परंतु प्रोकैरियोटिक में जो राइबोसोम मिलेगा वो 70S प्रकार का है, यूकेरियोटिक में जो राइबोसोम मिलेगा वो 70 + 80S दोनों प्रकार का है। अब राइबोसोम के दो प्रकार, ये भी जब राइबोसोम टॉपिक हम पढ़ेंगे पूरा विस्तार से वहां पर जानेंगे, पर अभी हम ये जान लेते हैं कि राइबोसोम दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? दो। अवसादन गुणांक के आधार पर राइबोसोम दो प्रकार के होते हैं बच्चों। कितने प्रकार के? दो। एक तो 70S और एक 80S। 70 छोटा है तो कमजोर में मिलेगा, और कमजोर कौन है? प्रोकैरियोटिक। मैंने आपको बोला ना निम्न श्रेणी के जीवों को रखा गया है, इसमें उच्च श्रेणी के जीव भी है। तो 70S राइबोसोम प्रोकैरियोटिक और 70 + 80S राइबोसोम यूकेरियोटिक। क्लियर है बात? अब आप बोलोगे इसमें तो 80 मिलना चाहिए, 70 क्यों मिल रहा है? बिल्कुल 80 तो मिलता है, परंतु कुछ संरचनाएं ऐसी है जैसे हरित लवक, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया,
उनके अंदर आपको 27 राइबोसोम देखने को मिलेंगे। तो हम बोल सकते हैं प्रोकैरियोटिक में 27 राइबोसोम, यूकैरियोटिक में 70 प्लस 80 दोनों प्रकार के राइबोसोम। क्लियर है? अब राइबोसोम क्या होते हैं, क्या कार्य करते हैं, कैसे इन्हें विभक्त किया है, ये हम राइबोसोम वाले टॉपिक में पढ़ेंगे। हम अभी केवल अंतर की बात कर रहे हैं। अगला केंद्रक, इसी के आधार पर तो हमने बांटा था, यही तो मेन जड़ है बच्चों प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक की। तो प्रोकैरियोटिक में केंद्रक अल्प विकसित, प्रोकैरियोटिक में केंद्रक अल्प विकसित, यूकैरियोटिक में केंद्रक सुविकसित। प्रोकैरियोटिक में केंद्रक अल्प विकसित, यूकैरियोटिक में सुविकसित। फिर सवाल उठता है ये सुविकसित और अल्प विकसित केंद्रक क्या होता है? तो बच्चों थोड़ा सा समझने का प्रयास करना, और आपको अगर अल्प विकसित केंद्रक और सुविकसित केंद्रक समझ में ना आए तो बोल देना मुझे कि सर मुझे केंद्रक का 1% भी डाउट क्लियर नहीं कर पाया। केवल 2 शब्द बोलूंगा जिसमें आपको सुविकसित और अल्प विकसित केंद्रक की जानकारी हो जाएगी। ऐसा केंद्रक जिसमें केंद्रक झिल्ली भी हो, ऐसा केंद्रक जिसमें केंद्रक झिल्ली हो, केंद्रिका हो, इसे हम बोलते हैं सुविकसित केंद्रक। और ऐसा केंद्रक जिसमें केंद्रक झिल्ली और केंद्रिका ना हो, ऐसे केंद्रक को बोलते हैं अल्प विकसित केंद्रक। जब हम कोशिका की संरचना को पढ़ेंगे बच्चों, तो हम केंद्रक की संरचना को विस्तार से जानेंगे। तो वहां मैं आपको बताऊंगा कि केंद्रक के चारों ओर एक संरचना पाई जाती है जिसे हम बोलते हैं केंद्रक झिल्ली। क्या बोलते हैं बच्चों इसे हम? केंद्रक झिल्ली। और केंद्रक में क्रोमेटिन पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं बच्चों? क्रोमेटिन। हालांकि वहां हम यूक्रोमेटिन हेटेरोक्रोमेटिन दोनों की बात करेंगे। ये क्रोमेटिन और एक संरचना मिलती है जिसे बोलते हैं केंद्रिक या केंद्रिका। अगर केंद्रक में ये सारी संरचनाएं आपको मिल जाए, क्या क्या मिल जाए? केंद्रक झिल्ली मिल जाए, केंद्रिका मिल जाए, क्रोमेटिन मिल जाए, तो ऐसा केंद्रक सुविकसित केंद्रक। और सुविकसित केंद्रक किसमें मिलेगा? यूकैरियोटिक कोशिका में। परंतु जब आपको केंद्रक झिल्ली ना मिले, केंद्रिका ना मिले, केवल क्रोमेटिन मिले, केवल बच्चों क्या मिले? क्रोमेटिन, तो ऐसा केंद्रक अल्प विकसित केंद्रक। तो आप यहां से आकलन कर सकते हो कि प्रोकैरियोटिक में केंद्रक कैसा रहा होगा, ऐसा, और यूकैरियोटिक में इस प्रकार से सुविकसित। कंप्लीट। अगला है प्लाज्मिड। प्लाज्मिड बच्चों प्रोकैरियोटिक कोशिका में पाया जाता है, स्पेशली जीवाणु में। प्लाज्मिड क्या होता है? डीएनए की तरह ही एक अणु होता है जो अतिरिक्त पाया जाता है जीवाणुओं में, और जितने भी जीवाणु हैं सारे के सारे किस में आते हैं? प्रोकैरियोटिक में। तो याद रखना बच्चों, प्लाज्मिड जीवाणु में पाया जाता है और प्लाज्मिड डीएनए की तरह ही कार्य करता है। हम इसे बायोटेक्नोलॉजी में विस्तार से पढ़ते हैं कक्षा 12वीं की क्लास में। कक्षा 12वीं में बायोटेक्नोलॉजी के 2 चैप्टर दे रखे, वहां पर प्लाज्मिड का विस्तार से अध्ययन किया जाता है। अभी आपको क्या ध्यान रखना है कि प्लाज्मिड किसमें मिलेगा? प्रोकैरियोटिक में। तो जब इसमें मिलेगा तो इसमें तो मिलना ही नहीं है, तो इसमें प्लाज्मिड क्या है बच्चों? अनुपस्थित। प्रोकैरियोटिक में प्लाज्मिड उपस्थित, यूकैरियोटिक में प्लाज्मिड अनुपस्थित। अगले टॉपिक की ओर बात करते हैं। नंबर 10 गुणिता। सूत्र गुणिता की अगर हम बात करें तो प्रोकैरियोटिक में होती है अगुणित। प्रोकैरियोटिक कैसी होती है बच्चों? अगुणित। और यूकैरियोटिक की बात करें तो अगुणित और द्विगुणित। ये अगुणित भी होती है, द्विगुणित भी होती है। हम जब इसमें कवक पढ़ेंगे ना फंजाई, तो वहां पर हम अगुणित शब्द भी यूज करेंगे। और द्विगुणित मानव हमारे अंदर कैसी होती है बच्चों? द्विगुणित 2n होती है सूत्र गुणिता। तो सूत्र गुणिता या गुणिता के आधार पर भी हम प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक को अलग कर सकते हैं। प्रोकैरियोटिक में होती है अगुणिता मतलब अगुणित, और यूकैरियोटिक होते हैं अगुणित व द्विगुणित। अगले टॉपिक पे आते बच्चों। अगला है कोशिकीय कंकाल। सूक्ष्म नलिकाएं सूक्ष्म तंतु मिलकर एक संरचना बनाते हैं जिसे बोलते हैं कोशिकीय कंकाल। वो सूक्ष्म नलिका वो सूक्ष्म तंतु इसमें एब्सेंट, तो वो एब्सेंट, तो कोशिकीय कंकाल भी एब्सेंट। इसमें वो प्रेजेंट,
तो कोशिकीय कंकाल भी उपस्थित। क्लियर। अगले पॉइंट की बात करते हैं, नाइट्रोजन स्थिरीकरण। बिल्कुल, प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं जो होती है बच्चों, प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं, ये प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं क्या काम करती है? नाइट्रोजन स्थिरीकरण करती है। हम बात करेंगे नोस्टॉक की जब बीजीए पढ़ेंगे। यहाँ पर नाइट्रोजन स्थिरीकरण नहीं होता, यूकेरियोटिक कोशिकाएं नाइट्रोजन स्थिरीकरण नहीं करती। अगला पॉइंट, कोशिका विभाजन। प्रोकैरियोटिक में केवल एक विभाजन होगा, प्रोकैरियोटिक में एक विभाजन होगा, और वो केवल कौन सा? असूत्री। वो केवल कौन सा? असूत्री। जबकि यूकेरियोटिक में तीनों होंगे। कौन कौन सा है? समसूत्री भी होगा, अर्धसूत्री भी होगा और असूत्री भी होगी। प्रोकैरियोटिक में एक विभाजन असूत्री, यूकेरियोटिक में तीनों विभाजन समसूत्री, अर्धसूत्री और असूत्री। अगला बच्चों, गमन संरचनाएं। गमन संरचनाएं, प्रोकैरियोटिक कोशिका किसकी सहायता से गति करेगी? तो बेटा केवल कशाभिका, केवल कशाभिका, फ्लैजिला, केवल फ्लैजिला मिलेगी, केवल फ्लैजिला। जबकि यूकेरियोटिक में गमन संरचना कशाभिका मतलब फ्लैजिला भी है, पक्षमाभिका मतलब सीलिया भी है और कूटपाद भी उपस्थित है। तो प्रोकैरियोटिक में गमन संरचनाएं केवल एक, कशाभिका। यूकेरियोटिक में गमन संरचनाएं तीन, कशाभिका, पक्षमाभिका और कूटपाद। और लास्ट, प्रकाश संश्लेषण। बिल्कुल क्रोमेटोफोर के द्वारा मिलेगा। ऐसा नहीं है कि प्रोकैरियोटिक कोशिका प्रकाश संश्लेषण नहीं करती। बहुत सारे प्रोकैरियोटिक मेंबर मैं आपको बताऊंगा कि वो प्रकाश संश्लेषण दर्शाते हैं। इनमें भी प्रकाश संश्लेषण होता है, पादपों में, शैवालों में, परंतु ये प्रकाश संश्लेषण अलग है, ये प्रकाश संश्लेषण अलग है। इनमें कोशिका झिल्ली अंतर्वलित होकर, पढ़ाया था इससे पहले मैंने आपको, कोशिका झिल्ली अंतर्वलित होकर क्रोमेटोफोर्स नामक संरचना बना रही थी जो प्रकाश संश्लेषण करते हैं। और इनमें तो प्रकाश संश्लेषण के लिए विकसित कोशिकांग पाया जाता है जिसका क्या नाम है बच्चों? हरित लवक। तो प्रकाश संश्लेषण इनमें भी मिलेगा, इनमें भी मिलेगा, परंतु इनमें जो मिलेगा वो क्रोमेटोफोर के द्वारा होगा और यूकेरियोटिक में हरित लवक के द्वारा होगा। कंप्लीट है। आशा करता हूं कि मेरे द्वारा पढ़ाया गया अब तक आप सभी बच्चों को समझ में आया होगा। इसी प्रकार से हम टॉपिक को आगे बढ़ते रहिए, आप पढ़ते रहिए, सीखते रहिए। जल्द ही आपसे फिर मुलाकात होगी। धन्यवाद।